हेलो एवरीवन, द स्टडी नूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकांक्षा। एनसीईआरटी सीरीज़ में हम पॉलिटी क्लास 11 चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है बेसिक फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस किया है, और लास्ट वीडियो में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स चाहिए। ये सब हमने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फॉर्मली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो अनडिवाइडेड इंडिया हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। अब ये अनडिवाइडेड इंडिया क्या है? पार्टीशन के पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही था ना, उसे आप अनडिवाइडेड इंडिया बोल सकते हैं। पहली सिटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसके बाद रीअसेंबल्ड हुआ 14 अगस्त 1947। रीअसेंबल्ड क्यों हुआ? देखिए, 9 दिसंबर 1946 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सिटिंग हुआ तब उसमें इंडिया पाकिस्तान के मेंबर थे। फिर पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान के जितने मेंबर थे वो पाकिस्तान चले गए। तो 14 अगस्त 1947 को जब रीसिटिंग या फिर अगली सिटिंग हुई तो उसमें सिर्फ इंडियन मेंबर्स थे। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उनको कैसे चुना गया था? दे वर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस। उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना गया था। अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन देखिए, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, इसमें सारे सिटीजन वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। आपको पता होगा हमारे यहाँ 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये सबको चुनते हैं। अब देखिए, इंडिया में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन वोट करता है? वैसे तो हम ये सब आगे आने वाले चैप्टर्स में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी तो वैसे बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में केवल एमएलए और एमपीज वोट करते हैं, ठीक है। और एमएलएज और एमपीज को किसने चुना था? सिटीजन्स ने चुना था, सारे सिटीजन ने वोट करके चुना था। पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एमएलएज और एमपी वोट करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि इसमें सारे सिटीजन तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं ना, तो ऐसा है, एक इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो अब सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जब वोट हुआ था तो उसमें कौन कौन वोट किए? देखिए, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से इंडिया को अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। प्रोविंसेस के अलावा अलग अलग प्रिंसली स्टेट भी था जहां राजा रजवाड़े रूल करते थे, और सारे प्रोविंसेस ब्रिटिश रूल के अंडर थे 1947 के पहले, क्योंकि वो 1947 के पहले बना था प्रोविंसेस, ठीक है। तो हर एक प्रोविंसेस के लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली भी था, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे वही चुने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को, और और प्रिंसली स्टेट को भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, अब देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंपोज्ड रफली अलोंग द लाइन सजेस्टेड बाय द प्लान प्रपोज्ड बाय द कमिटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज द कैबिनेट मिशन, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्म होने का बेसिस क्या था? 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने एक कमिटी भेजा था इंडिया में, जिसे कैबिनेट मिशन बोलते हैं। उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था। मतलब उन्होंने ही डिसाइड किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस तरह से सीट होनी चाहिए, कौन कौन रीजन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, ये सारे कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन में थे, और उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंपोज हुआ था, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कैबिनेट मिशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ, ठीक है। तब अब देखते हैं कि उनके प्लान्स क्या क्या थे। सबसे पहला जो ये है, सबसे पहला इसमें क्या है? ईच प्रोविंसेस एंड ईच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स वर allotted seats proportional to their representative population roughly in the ratio of 1:10 लाख, ठीक है। मैंने बताया कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इंडिया अलग अलग प्रोविंशियल स्टेट में डिवाइड हुआ था, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे जहां राजा रजवाड़े रूल करते थे। अब हर प्रोविंसेस, हर प्रिंसली स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से उनके सीट एलोकेट किया गया था।
मान लीजिए एक प्रोविंसेस में 10 लाख पॉपुलेशन, तो उधर से एक मेंबर होगा। अगर 1 करोड़ पॉपुलेशन है तो उधर से 10 करोड़ मेंबर होगा। समझ गए? तो इस तरह से हर प्रोविंसेस, हर प्रिंसली स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से उनका सीट एलोकेट हुआ था। इस हिसाब से टोटल 292 मेंबर इलेक्ट हुए थे प्रोविंसेस से और 93 मेंबर इलेक्ट हुए थे प्रिंसली स्टेट से। ठीक है, अब देखिए एक प्रोविंसेस में जितनी सीट होगी, ठीक है, उन्हें 3 मेन कम्युनिटी में डिवाइड किए थे, मुस्लिम्स, सिख्स, जनरल, इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है, सपोज हर प्रोविंसेस से टोटल 10 मेंबर जाएंगे, ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब वो 10 मेंबर भी 3 कम्युनिटी में डिवाइड हैं। कुछ सीट्स मुस्लिम को जाएगी, कुछ सीट सिख्स को जाएगी, कुछ जनरल। इससे क्या होगा? इससे हर एक कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। देखिए हर एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर होंगे, तो वो अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और मेंबर्स को चुनने के लिए उन्होंने एक मेथड सेलेक्ट किया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है? वैसे तो हम ये आगे वाले चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ में बता दूं अगर तो मान लीजिए एक असेंबली में 100 मेंबर हैं, उसमें 20% मुस्लिम हैं, 10% सिख हैं, 70% जनरल हैं। जब वोटिंग होगी तो 20% सीट मुस्लिम को, 10% सिख को और 70% जनरल को मिल जाएगा। मतलब एक एक कम्युनिटी में के जितने मेंबर हैं उनके सीट के हिसाब से उनका एलोकेशन होगा। इससे क्या होगा? हर एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब आप पूछोगे प्रिंसली स्टेट का क्या होगा? तो द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वॉज टू बी डिटरमाइंड बाई कंसल्टेशन। ठीक है, तो मेथड ऑफ कंसल्टेशन मतलब प्रिंसली स्टेट में जो राजा रजवाड़े हैं उनसे पूछ लिया जाएगा आप किसको भेजना चाहते हो। ठीक है, अब देखिए कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था 3 जून 1947 को। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने के बाद जितने मेंबर पाकिस्तान के थे वो सब चले गए पाकिस्तान, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नंबर रिड्यूस हो गया। ठीक है, 299 तक। पहले 292 प्रोविंसेस थे और 93 प्रिंसली स्टेट थे, जो हमने पहले डिस्कस किया। जैसे देखिए ये 292 मेंबर प्रिंसली स्टेट प्रोविंसेस के हैं और 93 प्रिंसली स्टेट के हैं। ठीक है, तो अब वो रिड्यूस होके 299 हो गए, मतलब 385 सीट्स हमारे पास टोटल थी, अब वो रिड्यूस होके 299 हो गई। ठीक है, तो पार्टीशन के बाद रिड्यूस हो गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को और 24 जनवरी 1950 को सारे मेंबर ने साइन किया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ। ठीक है, जिससे सारे मेंबर खुश नहीं थे। 299 मेंबर्स में से 289 मेंबर खुश थे और कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास हुआ था। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स ऑन 26 जैन 1950। इस दिन को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। वैसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन का आफ्टर इफेक्ट भी चल रहा था। ऐसा थोड़ी है कि पार्टीशन हो गया सब खत्म हो गया, उसका आफ्टर इफेक्ट भी चल रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उसके बाद भी उन्होंने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें इतने अच्छे प्रोविज़न भी ऐड किए। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप कमिट किया। ठीक है, न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप हमने कमिट किया। मतलब ये है हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिसाइड किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसमें जिसमें माइनॉरिटीज़ रहेंगे वो सिक्योर रहेंगे, सारे सिटीजन्स का रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेंगे और
रिलीजन और सिटीजनशिप के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, मतलब किसी रिलीजन को सिटीजनशिप देने का अथॉरिटी नहीं दे रखा है। ये फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया। वैसे देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना गया था। इसके बावजूद हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाने की कोशिश की गई। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को देखेंगे तो उसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर थे। शेड्यूल कास्ट के 28 मेंबर थे, ठीक है। इसमें शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स थे 8 मेंबर्स, 28 मेंबर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। सारे पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो डोमिनेट कर रही थी, ठीक है। कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी, असेंबली ऑक्यूपाइंग एज मैनी एज 82% ऑफ द सीट इन द असेंबली आफ्टर द पार्टीशन। कि कांग्रेस जो है 82% सीट के साथ डोमिनेट कर रही थी। उसके बावजूद कांग्रेस ने सारे पार्टी मेंबर को ओपिनियन सुना और सबको अच्छी तरह मैनेज किया और सबके ओपिनियन को इंक्लूड करके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ऐसा नहीं था कि वो पूरा डोमिनेट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को या कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, देखिए अभी तक हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव था, मतलब हर सेक्शन सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, अच्छी बात है। पर केवल रिप्रेजेंटेटिव से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अथॉरिटी नहीं बनती। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अथॉरिटी डिपेंड करेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में क्या क्या प्रोसीजर अपना रहे हैं, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को कितना वैल्यू दे रहे हैं, इनके ओपिनियन को कितना वैल्यू दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना। किसी भी असेंबली का रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज़रूरी है। सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव उस सोसाइटी में होने चाहिए, पर साथ साथ में इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट दे पार्टिसिपेट नॉट ओनली एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी और कम्युनिटी। होता क्या है, जब अलग अलग सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी में आते हैं, वे अपने अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऐसा प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की कोशिश करेंगे जो उनके कम्युनिटी को प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस अपनी कम्युनिटी के लिए काम करोगे। आपका जो काम है या जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरे देश के लिए होना चाहिए। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखें तो उन्होंने अपने या अपनी कम्युनिटी को ही नहीं, पूरे देश के इंटरेस्ट को लेके देखा था। ज़रूर उनके बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे, काफ़ी इश्यूज़ के ऊपर हेल्दी एंड रिग्रेस डिबेट हुआ था, पर उन्होंने पूरे देश को देख करके ही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न को ऐड किया था। शुड इंडिया अडॉप्ट अ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया अडॉप्ट करने के बाद सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करना है या डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करना है, उसके ऊपर डिबेट हुआ था। फाइनली सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया गया, ठीक है। अब देखें तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है। सेंट्रलाइज्ड मतलब सेंट्रलाइज का मतलब है कि अभी का गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट रहेंगे। सेंटर के पास ज़्यादा पावर रहेगा, वो सारे स्टेट गवर्नमेंट को ऊपर से कंट्रोल करते हैं, ठीक। और डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट में क्या होता है, कोई सेंटर गवर्नमेंट नहीं होगा, हर स्टेट का अलग अलग गवर्नमेंट होगा, ठीक है। तो स्टेट और सेंटर के बीच में क्या क्या रिलेशन होने चाहिए उसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट हुआ था। फिर जुडिशरी का पावर क्या क्या होना चाहिए, इस पर डिबेट हुआ था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट करना है या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर डिबेट हुआ था। वैसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हेल्दी एंड रिग्रेस डिबेट हुआ था, ठीक है। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर हम देखें तो ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट, द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। कॉन्स्टिट्यूशन में
किसी भी डिबेट के बिना सिर्फ एक ही पास हुआ था लॉ, यूनिवर्सल सफरेज, मतलब कि एक पर्टिकुलर एज के बाद किसी भी सिटीज़न को वोटिंग राइट होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम। अभी हमने क्या बात की कि यूनिवर्सल सफरेज को पास करते वक्त कोई डिबेट नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि डेमोक्रेटिक कमिटमेंट इस असेंबली मतलब डेमोक्रेटिक कमिटमेंट ऑफ दिस असेंबली, इससे हमें क्या पता चलता है कि डेमोक्रेटिक कमिटमेंट है इस असेंबली का। ठीक है, मतलब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन के पास एक पावर होनी चाहिए, कौन उन्हें रूल करेगा ये डिसाइड करने का पावर। ये कैसे मिलेगा? जब उनके पास वोटिंग की पावर होगी। तो हमने इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम पे 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उन्हें वोटिंग राइट दे दिया, और इस पर कोई डिबेट नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इससे ये प्रूफ होता है कि असेंबली में डेमोक्रेटिक कमिटमेंट कितनी अच्छी है। ठीक है, एक सेकेंड। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द फैक्ट दैट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंगेज्ड इन व्हाट वन माइट कॉल पब्लिक रीजन। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हमारे पब्लिक रीजन में इंगेज हुए थे। अब देखिए क्या होता है ये पब्लिक रीजन। मैंने बताया था जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो क्या होगा, वो अपने कम्युनिटी की बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। बेसिकली अपने कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, उसका डिमांड करेंगे। पर जब कोई ऐसा डिमांड करता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी बताना पड़ेगा ना। मतलब कि आप ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इंक्लूड करना चाहते हैं, उसका रीज़न भी बताना पड़ेगा। तो हमारे जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने ऐसा डिमांड रखा, वो ऐसा वैसा डिमांड नहीं रख सकते। डिमांड का प्रॉपर जस्टिफिकेशन उनके पास होना चाहिए था। तो पूरे मेंबर्स को कन्विंस किया था, इनको जो प्रॉब्लम है देश में वो सॉल्व हो जाएगा, उसको बोलते हैं पब्लिक रीज़न। तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, पब्लिक रीज़न को मेंटेन किया। बेसिकली उनके डिमांड का सारा जस्टिफिकेशन उनके पास था, जिससे पूरे मेंबर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्विंस हो गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक आर्टिकल में, हर एक क्लॉज के ऊपर प्रॉपर तरीके से डिबेट हुआ था, एक एक स्लॉट का स्क्रूटनी हुआ था, और जब हर मेंबर ने अपना व्यू पॉइंट दिया तो उसका जस्टिफिकेशन भी दिया था। तब ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हेल्दी डिबेट और डेलिब्रेशन भी हुआ था। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है, ये हिस्ट्री में सिग्निफिकेंस चैप्टर, जिसे आप फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशन से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं। प्रोसीजर देखने से पहले देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो बनी हुई है, ठीक है, जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ग्रीटिंग ईच अदर। यहाँ पे दूसरे को ये लोग ग्रीट कर रहे हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ पे कुछ बोला भी है जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या बोला उन्होंने बोला कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बिना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सकता था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिसीजन था अम्बेडकर जी को चेयरमैन बनाने का, वो सही प्रूव किया उन्होंने, और अपने काम को लगन, हार्डवर्क और डिवोशन के साथ किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सिर्फ इनकी ही तारीफ नहीं की, और भी जो कमेटी के मेंबर बने थे, और भी जो कमेटी बनी थी, उनके हार्डवर्क को कॉम्प्लीमेंट किया। वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए एक कमेटी नहीं थी, और भी कमेटी बने थे, बस इम्पॉर्टेंट कमेटी थी यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। और जितने भी कमेटी बने थे उनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ इतना ही है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है प्रोसीजर्स में अगर हम देखें, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक कमेटी नहीं, अलग अलग कमेटी हैं। वैसे 8 मेजर कमेटी थी जिसको हेड करते थे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और भीमराव अम्बेडकर जी। यहाँ पे ये लोग उनको हेड कर रहे थे, उन कमिटीज़ को। पर इनके व्यू पॉइंट्स, ये जो सारे लीडर हैं, ये सारे लीडर्स आपस में क्रिटिसाइज़ भी करते थे। इनके व्यूज़ पॉइंट हमेशा एक नहीं होते थे, हमेशा हेल्दी डिबेट होता था कमेटी के बीच में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कांग्रेस और गांधी जी के क्रिटिक थे। वो गांधी जी को हमेशा क्रिटिक करते थे कि वो शेड्यूल कास्ट के
अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ नहीं करते। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू काफ़ी सारे इश्यूज़ के ऊपर डिसएग्री करते थे। उनके व्यू पॉइंट्स हमेशा अलग अलग होते थे, पर इन सब के बावजूद इन लोगों ने मिल के काम किया। हर कमेटी का काम था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रोविज़न बनाना। कोई फंडामेंटल राइट्स के लिए कमेटी, कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कमेटी थी। सारे कमेटी का काम था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रोविज़न बनाना। फिर उधर डिबेट होते थे, क्वेश्चन पुट अप होते थे। डिबेट मतलब जैसा आप पार्लियामेंट में देखते हैं वैसा डिबेट नहीं होता था। एक एक पॉइंट का जस्टिफिकेशन देते थे कि क्यों ये बोल रहे हैं, इसका कारण क्या है, बताना पड़ता था। जैसे मैंने पब्लिक रीज़न के बारे में बताया था, पर यूजुअली एक अटेम्प्ट यही होता था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। आपको एक डिसीज़न तो लेना पड़ेगा। कभी कभी वोटिंग भी होता था, एक पार्टी नहीं मान रही है, दूसरी पार्टी का कुछ और डिमांड है, तो ऐसे केस में क्या होता था कि वोटिंग होता था। ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 160 डेज़ में असेंबल हुआ। और ये जो सारे सेशन जो हैं और ये जो मीटिंग वो 2 साल 11 महीने तक चलती रही। ऐसे और ये सारे जो सेशंस थे ये प्रेस और पब्लिक के लिए ओपन भी थे। ठीक है, और अभी तक के लिए फिर देखते हैं इस वीडियो में इतना ही। आगे हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। वैसे मैंने सोचा था कि इस वीडियो में कंप्लीट कर दें, फर्स्ट चैप्टर काफ़ी लंबा खिंचता जा रहा है, पर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। चलिए ठीक है, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।